हमारे साथ सतीश उपाध्याय जी हैं। आप बीजेपी के सीनियर लीडर हैं, पूर्व अध्यक्ष हैं दिल्ली के। आदरणीय एमसीडी इलेक्शन का अब कुछ ही दिन रह गया है। बीजेपी के लिए आम आदमी पार्टी बहुत सारे सवाल खड़े करती है। कहती है आप सुकेश के बारे में बात करते हैं, कहती है आप सत्येंद्र जैन के बारे में बात करते हैं, डेवलपमेंट की बात नहीं करते, काम की बात नहीं करते, आप टैक्स बढ़ाते हैं। आपका क्या आकलन है इस एमसीडी इलेक्शन के लिए? देखिए, मेरा कहना है कि जो पार्टी पूरी तरह से जवाबों के घेरे में हो, उसके पास सवाल ही सवाल है और लगातार उससे जनता पूछ रही है क्या सच है और क्या गलत है, तो उसको तो सवाल पूछने का कोई अधिकार ही नहीं है। पिछले 7 साल में जिस प्रकार के वायदे करके वो दिल्ली में आए थे, जो उन्होंने दिल्ली में एक परिवर्तन की बात की थी, वो परिवर्तन क्या हो रहा है ये हम सबके सामने है। और इसलिए जो उनके काम हैं, जिस तरीके से जो उनको काम करने चाहिए थे और जो नहीं हुआ, उसके बारे में सवाल उठ रहे हैं। जहाँ तक बीजेपी का सवाल है, बीजेपी ने 15 साल में निगम में बहुत काम किए हैं और लगभग 8 साल से अगर आप देखें, जब से एक अलग पॉलिटिक्स की बात इस पार्टी ने की है। कैसी अलग पॉलिटिक्स करना चाहते हैं मुझे मालूम नहीं, दिल्ली को क्या बनाना चाहते हैं। मेरा ये कहना है आपसे, आप एनडीएमसी को ज़रा माइनस कर दीजिए और फिर दिल्ली की तस्वीर देखिए कि दिल्ली की तस्वीर क्या बन रही है। क्या दिल्ली को कौन सी सिंगापुर वो बनाना चाहते हैं, किस तरीके से बनाना चाहते हैं। कोई भी एक वायदा अगर उन्होंने पूरा किया हो, जिसका सबसे ज़्यादा ढिंढोरा पीटते हैं वो स्कूल की बात करते हैं। पूरे वर्ल्ड में स्कूल 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 और स्कूल की बात करते हैं। ज़रा बताइए कितने नए स्कूल बने हैं, कितनी यूनिवर्सिटी दिल्ली में कोई नई बनी है क्या, कोई कॉलेजेस नए बने हैं क्या। और जो कमरे बना करके स्कूलों के बारे में आपने 5-7 स्कूलों को बनाकर और उसी की मार्केटिंग करने का काम आप कर रहे हैं, वो आपके सामने है। और फिर मेरा दूसरा सवाल है कि अगर आपने स्कूल इतने अच्छे कर दिए तो फिर आप एक सर्वे करिए और ये देखिए कि उनके एमएलएस के कितने बच्चे और सरकारी दिल्ली सरकार में काम करने वालों के कितने बच्चे सरकारी स्कूलों में हैं। तो एक बैरोमीटर मिलेगा, आपको पता चलेगा कि क्या सही है और क्या गलत है। मोहल्ला क्लिनिक की बात करते हैं, 2 ही बातें जो बहुत ज़्यादा वो करते हैं कि मैं मोहल्ला क्लिनिक, मैंने ऐसा एक मॉडल दे दिया है जो दिल्ली मॉडल, जिस दिल्ली मॉडल की बात करते हैं वो मोहल्ला क्लिनिक सबके सामने है। किस प्रकार के मोहल्ला क्लिनिक पूछिए तो सही, कितने वायदे किए थे, आज तक बने कितने, और किस प्रकार की सुविधाएं वहाँ पर हैं, किस तरीके के जो लोगों को सुविधा मिलनी चाहिए थी, क्या वो है। क्या मोहल्ला क्लिनिक आयुष्मान भारत का विकल्प है? क्या मोहल्ला क्लिनिक, अगर सेंटर की योजनाएं यहाँ पर ना हो, हम सब लोग दिल्ली की चिंता ना करते हो, तो शायद दिल्ली का जो हाल है वो देखने वाला है। क्या हो रहा है जेल में, ये पहली बार हुआ है क्या? जेल में किस तरीके से आपने पर्यटन स्थल बना दिया, आपने रिजॉर्ट बना दिया जेल को। एक चार्ल्स सोबराज हुआ करता था कई दशक पहले, और लोग ये भी चुटकुला में, व्हाट्सएप में, यूनिवर्सिटी में ये चल रहा है। बिल्कुल, चार्ल्स सोबराज होता था जो सभी को ठगता था, और मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ क्योंकि जो नाम अगर मैं किसी का लूँगा तो वो अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन ये पार्टी जो है, जिस तरीके से चोरों की बारात की तरह से जो लोग इकट्ठा हुए हैं, क्या हो रहा है आप बताइए, ये कौन सी मोरालिटी है? आप मुझे बताइए, कहीं भी भारत में ऐसा होगा कि जो जेल मंत्री हो, जो खुद जेल में हो और जेल में आप पर्यटन स्थल बना दें और वो इस्तीफा ना दे? किस मोरालिटी की बात कर रहे हैं? इनको अधिकार है क्या? आदरणीय, आप राजनीति में कई दशक से हैं और राजनीति में इमेज, परसेप्शन और सुचिता ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्या लगता है कि बीजेपी आम आदमी पार्टी को इन मुद्दों पर घेर सकती है? नहीं, निश्चित रूप से घेर रही है और किसी बबल को फटने में टाइम लगता है। जो लोगों को झूठे वायदे किए थे, जो मतदाताओं को आपने एक कैमोफ्लेज किया था, जो मतदाताओं को आप एक विक्टिम पॉलिटिक्स आप करते थे, जो आपने कहा था कि सब कुछ फ्री होगा, जो आपने कहा था कि हम ऐसी ईमानदार राजनीति करेंगे जिसमें पूरा देश में परिवर्तन होगा, आपने कहा कि हम वीआईपी कल्चर को समाप्त करेंगे। कौन सी वीआईपी कल्चर? वो वीआईपी कल्चर जहां दिल्ली का मुख्यमंत्री 1 करोड़ और 38 लाख की गाड़ी लेता है, जहां दिल्ली का मुख्यमंत्री 38 करोड़ रुपए अपने घर की रेनोवेशन में लगाता है स्विमिंग पूल के साथ। ये वीआईपी कल्चर को समाप्त करने वाले लोग हैं। जरा देखिए तो सही, निकालिए कि जब पहली बार चुनाव लड़े थे और आज उनकी जो रिटर्न है, जरा उसको देख लीजिएगा तो आपको ध्यान में आएगा
कोई मॉरलिटी नहीं है। लेकिन दिल्ली की जनता, ये दिल्ली को जो शराब नगरी बनाने का काम इन्होंने किया, दिल्ली में जिस तरह से भ्रष्टाचार को इन्होंने बढ़ावा दिया, दिल्ली में जल बोर्ड में जो भ्रष्टाचार हुआ, दिल्ली में इनके जो MLAs हैं उन्होंने टिकटों में जो भ्रष्टाचार किया, ये हम नहीं कह रहे, ये उन्हीं के लोगों ने किस तरह से उनके साथ व्यवहार हुआ है, ये कहने की आवश्यकता नहीं। हम एक नेशनल पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के बारे में विचार करती है। हम निगम को जो 8 साल से इन्होंने 42,000 करोड़ रुपया नहीं दिया, जिसके कारण से निगम को बदनाम करने का, उसके बाद भी हमने जिस प्रकार से निगम ने काम दिया है, मैं मानता हूं कि निश्चित रूप से आने वाले 4 तारीख को मतदान होगा, भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतेगी। आदरणीय, एक और बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है। कोरोना में जिस तरीके से MCD ने काम किया, पूरी दुनिया में हिंदुस्तान का वाहवाही हुआ, और जिस तरीके से MCD ने कोरोना को मात देने के लिए काम हुआ, उसमें बहुत सारे प्रॉमिसेस हुए, बहुत सारे रेगुलर करने की बातें आई। आप भी इसी दिल्ली में थे, क्या वो प्रॉमिसेस खोखली हैं? क्या वो प्रॉमिसेस परमानेंट जॉब में होंगे? क्योंकि MCD के एम्प्लॉई जितना परमानेंट है उससे कई गुना, आप भी जानते हैं, कई गुना जो टेम्प्रेरी काम कर रहे हैं। क्या MCD को अपना हक नहीं मिलना चाहिए उनके एम्प्लॉय को? और वो भी एक अच्छे खासे नंबर है, वो भी आपके वोटर है। मुझे लगता है कि आपको थोड़ा तुलना करनी पड़ेगी दिल्ली सरकार से और MCD से। और मैं ये फ़ख्र के साथ कह सकता हूँ कि MCD ने तो कम से कम 13,000 एम्प्लॉय को परमानेंट किया है। ये MCD नहीं किया, इन्होंने नहीं किया। इनके यहाँ ज़रा आंगनबाड़ी का हाल देखिए, इनके यहाँ कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर्स का हाल देखिए, ये लगातार जिस तरीके से। और दूसरा, एक इस समस्या के अंदरूनी आपको जाना पड़ेगा। DSS भी है, और DSS भी एक संस्था है जहाँ जाकर के, चाहे वो MCD हो या नगर निगम हो, इवन हम NDMC में भी जब हमको लोगों को नौकरियां जब करनी होती हैं, तो एक संस्था है जो लोगों को भर्ती करने का काम करती है। लेकिन उस संस्था का जरा रिकॉर्ड तो देखिए, 5-5 साल हो गए, 8 साल हो गए, भर्ती की कोई प्रक्रिया शुरू नहीं हो रही, RRs नहीं बने हैं। ये बहुत बड़े कारण है, और उसके कारण से निगम ने उसके बावजूद भी निगम ने 13,000 एम्प्लॉय को पूरा किया है। और निगम इसके लिए कटिबद्ध है। ये जो कॉन्ट्रैक्चुअल जब एम्प्लॉय आते हैं, तो वो सवाल आते ही इसलिए हैं कि उनको आप कॉन्ट्रैक्ट पर रख रहे हैं। लेकिन अगर आप 10-10 साल तक, 20-20 साल तक उनकी भर्ती प्रक्रिया को पूरा नहीं करेंगे, तब ये सवाल परमानेंट होने का खड़ा होता है। तो क्या आपको लगता है कि 13,000 नंबर काफ़ी है जो आप कर सकते हैं, या इससे और ज़्यादा कुछ करने की गुंजाइश है? नहीं, हमने काम तो आने वाले समय में भी करेंगे, हम तो आगे आने वाले समय में भी करेंगे। और इस भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी करना चाहिए। इस भर्ती प्रक्रिया में जो DSS का रोल है, और अगर आवश्यकता पड़ेगी, जिस प्रकार से फंड के इशू आए हैं, इस तरह से एजेंसीज के बारे में भी सोचना पड़ेगा कि क्या अगर वो एजेंसी अपना काम पूरी ठीक से नहीं कर रही है, तो क्यों नहीं। अब तीनों MCD एक साथ आएंगी, तो क्या इसमें कोई गुंजाइश बनेगी उनके भविष्य के लिए? आपने खुद कहा कि 10 साल हो गए, 20 साल हो गए टेम्प्रेरी जॉब करते हुए, और पे पैकेज का क्या डिस्पैरिटी है? यू नो बेटर देन मी सर। यस, 100%। हम इस बात के लिए पूरी तरह से कटिबद्ध हैं कि आने वाले समय में जब निगम का एकीकरण हुआ है, तो ये समस्या भी हमारे सामने है। और इसलिए अभी आज मैं कुछ नहीं कह सकता हूं, क्योंकि चुनाव के बीच में है, लेकिन मैं ज़रूर कह सकता हूं कि इन ऑल्टरनेटिव्स को भी हमको देखना पड़ेगा कि हम एक ही संस्था पर डिपेंडेंट हैं। उसके माध्यम से अगर भर्ती नहीं होती है, और वो जानबूझ करके अगर इन भर्तियों को डिले कर देते हैं, तो उसकी बदनामी हमारे पास होती है। जिस तरीके से पैसा आपने हमको नहीं दिया, हम योजनाओं को आगे नहीं बढ़ा पाते, उसमें ये भी एक इशू है। तो जब बीजेपी जीत करके आएगी, तो हम कर्मचारियों को निश्चित रूप से स्थायी करना चाहते हैं और उनके भविष्य को उज्जवल बनाना चाहते हैं। दिल्ली से गुजरात तक के अरविंद केजरीवाल जी कह रहे हैं कि स्टेट गवर्नमेंट को सेंट्रल से कोई पैसा नहीं आया, और MCD हमसे पैसे मांग रही है। झूठ बोलते हैं। तो मैंने कहा ना कि ये झूठ बोलने की जो पॉलिटिक्स है, वो पर्दाफाश पूरी तरह से हो चुका है। अभी उत्तराखंड में भी पूरी तरह से उनको नतीजे देखने को मिल गई थी। 68 सीटों पर जमानत जब्त हो गई थी। गोवा में भी ऐसे ही हुआ। अभी गुजरात भी आपके सामने आएगा, हिमाचल भी आपके सामने आएगा। तो इसलिए झूठ की और ये रेवड़ी बांटने की जो राजनीति है, इस राजनीति को लोग पसंद नहीं करते हैं। जहाँ तक कुछ लोगों को सुविधाएं मिलनी चाहिए, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी कोई खिलाफ नहीं है। सेंटर भी लोगों को सुविधाएं देता है। लेकिन आप जिस तरीके से लोगों को बेवकूफ़ बना करके, बड़े बड़े होर्डिंग पोस्टर लगा करके पूरी तरह से दिग्भ्रमित करने का काम करते हो, वो आप पूरी तरह से एक्सपोज हो चुके हैं। एक आखिरी सवाल, और बहुत इम्पोर्टेंट सवाल, जो कि हर एक कॉस्मोपॉलिटन शहर से जुड़ा होता है, जहाँ ऊंची ऊंची इमारतें होती हैं, वहीं स्लम भी होता है।
दिल्ली के स्लम के बारे में आपसे ज़्यादा आपने बहुत गहन चिंतन भी किया है, इस पे काम भी किया है और प्रोएक्टिवली आपने काम किया है, लेकिन दुर्दशा जो झुग्गियों का है, जो स्लम्स का है, वो रिजॉल्व नहीं हो पा रहा है जिस लेवल पे होना चाहिए। आज कुछ हज़ार बिल्डिंग्स या कुछ हज़ार फ्लैट्स बांटी गई, क्या लगता है कि वही एक सोल्यूशन है और कब तक हम दिल्ली को कूड़ा रहित और स्लम रहित कर पाएंगे? देखिए, पहला सवाल जहाँ तक आपका कूड़े का है, दिल्ली पूरी तरह से कूड़ा रहित अगर मैं कहूँ तो 70-85% हो चुकी है। हमने सारे ढलाव बंद कर दिए हैं, हमारे सारे 220 कॉम्पैक्टर्स भी लग गए हैं और हमने अपने मैनिफेस्टो में कहा है कि आने वाली 24-25 तक जितने भी ये जो सॉलिड वेस्ट साइट हैं उनको ग्राउंड ज़ीरो करके हम वहाँ पार्क डेवलप करेंगे। और जहाँ तक झुग्गी झोंपड़ियों का सवाल है, प्रधानमंत्री जी ने निश्चित रूप से कहा था कि जहाँ झुग्गी वही मकान, वही एक सॉल्यूशन सामने दिखाई देता है और एक शानदार उनको एक अच्छा जीवन मिले, उसके लिए 3500 फ्लैट दिए गए हैं और आगे भी इस योजना को लागू करेंगे। लेकिन सवाल मेरा दिल्ली सरकार की ड्यूसिप से है कि जो वहाँ पर इन झुग्गी झोंपड़ियों में जो मेंटेन करते हैं, वहाँ के जो टॉयलेट ख़राब पड़े हैं, वहाँ की जो दुर्दशा है, उन सबको ठीक करने का काम ड्यूसिप का है और वो इस काम को करती नहीं है। लोगों को क्या लगता है ये काम एमसीडी के अंदर है, वहाँ जो बाथरूम बने हुए हैं वो दिल्ली सरकार के अंदर आते हैं, लोगों को मालूम नहीं है, लोग सोचते हैं कि एमसीडी का ऐसा है। तो इसलिए जो मल्टीपल एजेंसीज़ हैं वो भी एक दिल्ली की बड़ी समस्या है, उसको भी ठीक करने की आवश्यकता है। ड्यूसिप के बारे में तो ये भी कहा जा रहा था, बहुत बार आप लोगों ने भी इस पर पीसी किया कि ड्यूसिप जो डेली वेजेस वर्कर्स थे उनके लिए ड्यूसिप फ्लैट बनाई, अभी तक वो फ्लैट एलोकेट नहीं हो पाई है या उसको जिस तरीके से डेली वेज वर्कर के लिए जो पैसा था वो कहीं और उसका दिल्ली सरकार के द्वारा उसका कहीं और री इन्वेस्टमेंट हो गया और कहीं ड्यूसिप को जो एक्चुअल जो डेली वेज वर्कर को फ्लैट मिलना चाहिए, रहने का जगह मिलना चाहिए, उनसे उनको महरूम किया गया। दिस इज समथिंग अ पिटी और यू फील एंग्री अबाउट इट, यू हैव एंग्स्ट अबाउट इट? डेफिनेटली आई एम एंग्री अबाउट इट। आप जो वायदा करते हैं और जो इन योजनाओं के लिए आपको 2-3 साल पहले याद आया होगा, इशू आया था ST/SC का जो फंड था, उस फंड को भी डाइवर्ट किया गया था। फंड को डाइवर्ट करना, उस फंड को मिसयूज़ करना, उसको अलग तरीके से लगाना और जो व्यवस्थाएं ड्यूसिप के थ्रू बननी चाहिए थी वो व्यवस्थाएं नहीं बनी। और इसीलिए मैं कहता हूँ दिस गवर्नमेंट इज़ विदाउट गवर्नेंस। इस सरकार के पास कोई भी गवर्नेंस नाम की चीज़ ही नहीं है। सरकार के मंत्री क्या कर रहे हैं, मुख्यमंत्री, अच्छा मुझे बताइए, मुख्यमंत्री अपने पास कोई जिम्मेवारी क्यों नहीं लेता? व्हाट इज़ द रीज़न? व्हाई ही डज नॉट टेक एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन हिम? Why he is not doing anything? But according to the constitution, the onus lies on the head of the state or a union territory, and in this case, chief minister is Arvind Kejriwal. So he is responsible for everything. He is not doing anything. On the जितना भी ये भ्रष्टाचार का जो पैसा आया है, on that money, he is doing national politics. दिल्ली के लोगों का तो आपको प्रॉब्लम क्या है कि एक एम्बिशन नहीं होना चाहिए, एक रीजनल पार्टी छोटे पार्टी को, स्टेट पार्टी को, नेशनल? आप एम्बिशन रखिए, आप सपने देखिए, आप सब कुछ करिए, लेकिन जिस चीज़ को आप वायदा करके आए थे, क्या आपने वो पूरा कर दिया? उसके बाद आप जो मर्जी करिए। आज दिल्ली में तो किसान को तो दिल्ली में किसानों को तो किसान का स्टेटस ही नहीं है। मैं वही कह रहा हूँ ना, दिल्ली में ना किसान को किसान स्टेटस है। आप 300 पेज का कांग्रेस के खिलाफ भ्रष्टाचार का पत्र लेकर के आए थे और आपने कहा था कि यमुना में कांग्रेस ने पैसा खा लिया। आपने क्या किया 7 साल के अंदर, 8 साल के अंदर? आप ही पत्रकारों को हर बार 2015, 16, 17, 18, 19, 20 डुबकी लगवाऊंगा। मेरा कहना है कि ये सब चीज़ें आप जाइए, एम्बिशियस होइए, आप बहुत बड़े बनिए, लेकिन जो वायदे आप दिल्ली की जनता से करके आए थे, दिल्ली को आप पेरिस बनाने की बात करते थे, दिल्ली में स्कूल कॉलेज होने चाहिए थे, दिल्ली में CCTV लगने चाहिए थे, दिल्ली में सड़कें अच्छी होनी चाहिए, इंटरनेट भी नहीं, दिल्ली में इंटरनेट होना चाहिए था, दिल्ली में डेडिकेटेड इमरजेंसी लेन होनी चाहिए थी। एक शहर क्या होता है, आप बाहर जाइए, अगर कोई इमरजेंसी हो, किसी का एग्ज़ाम है, किसी को हॉस्पिटल जाना है, तो कम से कम कॉमनवेल्थ के समय में 68 रोड ऐसी थी जिसमें डेडिकेटेड लेन बन सकती थी और उसको भी आपने पूरा नहीं किया। आप ना स्कूल कोई नया खोल पाए हैं, अस्पताल आपने खोला नहीं, अस्पताल आपके ICU में हैं, आपके सारे के सारे डिपार्टमेंट जिस तरह से काम कर रहे हैं और भ्रष्टाचार का बोलबाला है। जल बोर्ड में जिस प्रकार का घोटाले हुए, जल बोर्ड में आपने कहा था कि बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है और आज आप देखिए कि जल
सेंट्रल बोर्ड कहा गया। तो कुल मिलाकर मैं कहना चाहता हूँ, मेरा कोई किसी के एम्बिशस से प्रॉब्लम नहीं है। यू शुड बी एम्बिशियस, बट जो वायदे, जो सपने दिल्ली के लोगों को आपने दिखाए थे, दिल्ली के लोगों के साथ आपने धोखा किया है, दिल्ली के लोगों के साथ आपने बेईमानी की। आखिरी में आप 2-3 ऐसे मुख्य पॉइंट बताएं जो कि बीजेपी यदि जीतती है तो वो उनके फ्लैगिंग पॉइंट्स होंगे, जिससे कि वो दिल्ली को वो सुविधा दे पाए, वो एस्पिरेशन दिल्ली वालों का पूरा कर पाए। 2-3 संक्षिप्त में ये देखिए, दिल्ली मैं मानता हूँ कि दिल्ली एक मेट्रोपॉलिटन सिटी है, दिल्ली देश की राजधानी है, और इसलिए हम नेक्स्ट जनरेशन एमसीडी बनाना चाहते हैं। इसके लिए हमने कहा है कि हम पूरी तरह से एक फेसलेस सिस्टम लेकर के आ रहे हैं, जिसमें पूरी तरह ट्रांसपेरेंसी होगी, और जिसमें हम कह रहे हैं कि एमसीडी माई ऐप और 100 डेज़ में टाइम बाउंड मैनर में हमने कहा है कि हम इसको लेकर के आएंगे, जिससे कि दिल्ली के RWS को, दिल्ली के सीनियर सिटीजन को, दिल्ली के आम नागरिकों को लगातार एमसीडी के चक्कर काटने की ज़रूरत नहीं है। हमने कहा है दिल्ली में हम पूरी तरह से फैक्ट्री लाइसेंस को समाप्त कर रहे हैं। दिल्ली ग्रीन, क्लीन और सस्टेनेबल बने, इसके लिए हम RWS को, ग्रुप हाउसिंग सोसाइटीज़ को मोटिवेट कर रहे हैं और उनको एक्स्ट्रा 5% टैक्स में छूट दे रहे हैं, हाउस टैक्स में, जिससे कि वो जीरो वेस्ट बने। दिल्ली के पार्क हों, दिल्ली की जितनी भी समस्याएं हैं, उन सब चीज़ों को हम आगे लेकर के जा रहे हैं, और दिल्ली की महिलाओं को रोज़गार ज़्यादा मिल जाए, युवाओं को रोज़गार ज़्यादा मिले, और दिल्ली के एमसीडी के जितने भी कम्युनिटी सेंटर हैं वो भी एक मॉडर्नाइज तरीके से आए कि लोगों को उसकी ज़रूरत है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हमने 12 सूत्रीय पॉइंट अपने मैनिफेस्टो में दिए हैं, जिसको लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं। Thank you, sir, for the time and for the taking our questions. But more important is development of Delhi is what we all aspire. And I assume a public figure like you, somebody who has invested his whole life into the public welfare or public goods and who understands it, I assume your words will speak resonate with your voters and bring you to the power once again. But more important, your promises are to be kept for next 5 years. And I hope the public of Delhi will find that resonating in their thought process as well. With camera person Deepak, Pranab Prakhar reporting for Vision Television World.